नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम वीवर फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। इस चैनल के माध्यम से आपको नए नए गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन की जानकारी तथा गवर्नमेंट जॉब के विभिन्न एग्जामिनेशंस के बारे में बताया जाएगा और उनकी तैयारी कैसे करनी है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी जानकारी आपको सही टाइम पे मिल जाए। दोस्तों, ये देखा गया है कि जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स होते हैं उनका ध्यान कुछ विशेष एग्जामिनेशन पे ही खाली केंद्रीकृत रहता है, जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए IBPS पे और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन के लिए SSC पे और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन की जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं उन पे ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन इस बीच मैं बता दूं कि भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे भी एजेंसीज हैं या बॉडीज़ हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ भी हैं, सेल्फ सस्टेनेबल बॉडीज़ हैं जो वैकेंसीज को निकालती है और जो भारत सरकार के नियमों के अधीन काम करती हैं। इसी बीच में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी 1 की, जो जिसे PSU कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहा जाता है, इंटरप्राइजेस कहा जाता है भारत सरकार के अंदर, जो भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत काम करती है। और ये सभी आप जानते हैं, जब भी आप अपने अपने शहर के या आपके शहर या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एयरपोर्ट होते हैं उसे एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है। तो ये इस बार वैकेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया है, नोटिफाइड किया है। करीबन आप देख पाएंगे यहाँ पे 6 कैटेगरीज की वैकेंसी है। इस 6 कैटेगरी की वैकेंसीज में करीबन 350 से 400 वैकेंसी को पब्लिश किया गया, नोटिफाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये भी बात करें कि देखा जाए तो विभिन्न कैटेगरी में टोटल 6 कैटेगरी में इसकी वैकेंसी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिफाइड किया है। और भारत सरकार की ये बहुत ही अच्छी एक PSU है जो भारत सरकार के अंदर कार्य करती है और जिसका गठन एक संसद के एक एक्ट के द्वारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसका किया गया था, जिन्हें इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग द सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ ऑन द ग्राउंड एंड एयर स्पेस। ये इनका कार्य जो जिम्मेदारी दी गई भारत सरकार की तरफ से। इस जो वैकेंसी आई है उसकी जो फॉर्म भरने की तारीख 5 अगस्त था और लास्ट डेट आपकी 4 सितंबर है। सॉरी दोस्तों, मैं इस वैकेंसी को लाने में थोड़ा मुझे बताने में आपको थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अभी भी टाइम है आपके पास, इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 6 कैटेगरी की वैकेंसी है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे भी। मैक्सिमम में देखा गया है तो एक्सपीरियंस कम मांगा गया है, फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी आई है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की, मतलब एक जो भारत सरकार और स्टेट में जो LDC की वैकेंसी होती है वो कुछ उसी प्रकार की वैकेंसी है, जिसमें मैं बता दूं आपको कि टोटल 9 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की। तो देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की 9 वैकेंसी है, केवल इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है। दूसरी वैकेंसी आई है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में जो वैकेंसी है ग्रेजुएट है, लेकिन प्रीफरली BCom मांगा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दे विल प्रीफर द बैचलर डिग्री इन कॉमर्स ये। और साथ में 2 साल का 2 years relevant एक्सपीरियंस द फील्ड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्सेशन, ऑडिट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर है। कॉमन कैडर की बात क्या है कि उसमें कई कैटेगरीज होती है, जैसे फील्ड वर्क भी होते हैं और ऑफिस वर्क भी होते हैं। उस कैटेगरी में जो एनी ग्रेजुएट जो क्वालिफिकेशंस के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें ये है, मैं बता दूं आपको दोस्तों, कि इसमें जो वैकेंसी नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए मांगी गई है उसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये आगे इसमें दिया हुआ है, मैं उसको दिखा दूंगा आगे भी। फिलहाल अभी के लिए ये है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव फिनांस की पोस्ट के लिए BCom विद ICWA, CA और MBA का जो डिग्री मांगी गई है विद स्पेशल इन फिनांस, क्योंकि MBA कभी कभी 2 साल के जो MBA होते हैं 2 साल के, उसमें कुछ लोग का जो स्पेशलाइजेशन है वो फिनांस में भी होते हैं, मार्केटिंग में भी होते हैं, HRD में होते हैं, बहुत सारे उसमें स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स होते हैं। इस वैकेंसी के लिए केवल हमें स्पेशलाइजेशन फिनांस की ज़रूरत है। वैसे ही जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की वैकेंसी भी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए भी वैकेंसी रखी गई है। आइए देख लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसीडर, एक्सपीरियंस गेन्ड आफ्टर एक्यूरिंग द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। जो मैं अभी बात आपसे कर रहा था उसमें आप देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे रखा है, डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेंबरशिप एग्जामिनेशन शुड भी कहाँ से, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
और फॉर एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी से हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो, या IIT IIMs रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें लिखा है कैंडिडेट हैविंग अ बी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ये देखने योग्य है कि कैंडिडेट्स हैविंग अ BE BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट विच एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रेस्क्राइब्ड एज अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने BE और BTech किया है वो केवल उसी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा गया है। देखिए ये एक छोटा सा पहल था AI की तरफ से कि जिन्होंने ये, हालांकि मैं इसे अच्छा मानूँ चाहे खराब गलत मानूँ, लेकिन ये उन नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए तो उन्होंने वैकेंसी रखी है, मतलब जो BE BTech करके जा रहे हैं ये वैकेंसी उनके लिए ब्लॉक कर दिया गया है। बेसिकली देखा जाए तो केवल एक वैकेंसी है जिसमें वो अप्लाई कर जाएंगे, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए, अदरवाइज और वैकेंसीज नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए रखा गया है। ठीक है, एज की क्राइटेरिया देख लें कि जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी उसमें मैक्सिमम 30 साल रखा गया है, और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी और जूनियर सीनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें भी आपकी 30 साल है, कि जूनियर एग्जीक्यूटिव में 27 साल है, क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव काफ़ी लोअर ग्रेड की LDC की होती है, तो उसमें एज जो रखा गया 27 है और सारे में 30 साल की एज रखी गई है। आइए हम देखते हैं रिलैक्सेशन एज, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है वैसा इन्होंने भी किया है कि 5 साल की छूट दी गई है अधिकतम में, जो मैक्सिमम एज में ST SC को, और 3 साल की दी गई है 3 इयर्स फॉर द OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ध्यान रखिएगा ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए, क्रीमी लेयर के नहीं है। सो सिलेक्शन होने पे OBC को अपने नॉन क्रीमी लेयर की एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जो एज पर द गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक चीज़ और तो जो है, आप जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख पाएंगे उसमें कोई वो नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान रखना है, 4 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट है। ऑलरेडी ये फॉर्म पब्लिश हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हैंडसम सैलरी दे रहे हैं सर, कोई दोस्तों कोई बहुत अच्छी सैलरी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चूँकि कंपनी है तो CTC होता है, कॉस्ट टू कंपनी, टोटल कॉस्ट टू कंपनी जो AI ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पड़ रही है, ये उसके बारे में बता रखा है कि 13 लाख के आसपास पड़ेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, और करीब सीनियर असिस्टेंट के लिए 11.5 लाख और 10 लाख के आसपास जूनियर असिस्टेंट। तो मतलब देखा जाए मोटी मोटा बात करें तो जो सैलरी होगी वो इन हैंड सैलरी जो होगी कम से कम नहीं तो 40 से 45 हज़ार रुपये की सैलरी आपको उसके ऊपर ही मिलेगी, उससे नीचे की सैलरी नहीं है। तो 50 मतलब मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर तो आप जा सकते हैं करीब करीब, क्योंकि ये बेसिक है। जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं सारे पोस्टों की बेसिक पे है, तो इसमें जो DA का रेट है आप उसमें जोड़ देंगे तो सैलरी मोर देन आपको 50 प्लस की सैलरी है। सो अच्छी वैकेंसी है आप सभी को इस देखा जाए तो, इसलिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए 4 सितंबर 2023 का लास्ट डेट है, और इसी के आधार पे सारी चीज़ें, एज आपका, एक्सपीरियंस और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिकाउंट ऑन एज ऑन 4 सितंबर 2023। सो इस डेट को ध्यान रखेंगे, इसी के बेसिस पे होगा। EWS का यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो EWS की सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, और ध्यान रखिए कि EWS की सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर वाइज बनती है। जैसे अभी जो सर्टिफिकेट बनेगी वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के वैलिड होगी। सो अकॉर्डिंगली जो गाइडलाइन है EWS का, उसके अनुसार आप सर्टिफिकेट बनाए उसका बेनिफिट लें। और जो अदर सर्टिफिकेट है ST SC और OBC का, उसके लिए आप भली बात ही जानते हैं, हमसे भी अच्छा जानते होंगे आप लोग, तो वो सर्टिफिकेट बनवा लें। चलिए, जो सब्सिडी वैकेंसी दी गई है वो दी गई है कॉमन कैटेगरी में। कॉमन कैटेगरी की वैकेंसी जो है वो यहाँ पे है, जिसके लिए कहा कि कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैटेगरी कैन बी पोस्टेड इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन सोली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द, मतलब ये क्या है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो मैनेजमेंट है उसके पास ये पूरा अधिकार रहेगा कि वैकेंसी आप उस वैकेंसी में आपको कहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी, बिकॉज वो कॉमन कैडर है, कोई इसका कैडर नहीं है, जिसमें कमर्शियल भी हो सकता है, लैंड मैनेजमेंट हो सकता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस हो सकता है, सिक्योरिटी सर्विस भी हो सकती है, एयरपोर्ट ऑपरेशन भी भेज सकते हैं आपको, कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी भेज सकते हैं। सो कहा जाए तो वैकेंसी अच्छी है। इसमें 2 चीज़ दी जाएगी, यदि किसी के पास एक्सपीरियंस है, कोई ऑलरेडी PSU से आ रहा है, जैसे कोई बैंकिंग से जा रहा है या जो भारत सरकार की और भी PSU से है वहाँ भी नौकरी छोड़ के यहाँ नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसको पे प्रोटेक्शन होता है। अच्छा, जानते हैं पे प्रोटेक्शन क्या होता है? पे प्रोटेक्शन यदि आप किसी प्रीवियस PSUs में काम कर रहे हैं या संस्था में काम कर रहे हैं, तो आपको जहाँ जो पे वहाँ पे मिलता है, वो पे जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो चूँकि जो यहाँ का मिनिमम पे है और वहाँ का जो मिनिमम जो पे आपको मिल रहा है, यदि आपको उससे वहाँ पे कम मिल रहा है तब तो यहाँ का पे मिल जाएगा। यदि यहाँ के पे से वहाँ का पे आपको ज़्यादा मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपको पे प्रोटेक्शन दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन रखा गया है कि
कि जो पे प्रोडक्शन आपको दी जाएगी वो मैक्सिमम 3 इंक्रीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द पर्सनल पे, केवल 3 इंक्रीमेंट ही दी जाएगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं दी जाएगी। सो ये कंडीशन जो था PSUs के बारे में है। कुछ ऐसे ही कंडीशन जो सपोज करिए गवर्नमेंट जॉब से, यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता है, मिनिस्ट्री जॉब करता है, वो भी यदि वो वहाँ पे CDA जो पे स्केल्स फॉलो होते हैं तो उनके कंडीशन में भी उनको 3 इंक्रीमेंट दी जाएगी। ध्यान रख लीजिए जो PSUs होते हैं वहाँ पे IDA पैटर्न्स लागू होते हैं, और जो गवर्नमेंट्स होते हैं वहाँ पे CDA पैटर्न लागू होते हैं। तो ये तो रहा आपको जॉब के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस भी आप जान लें, बहुत ईजी है। जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है वैसे ये भी है कि कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड श्योर दैट he or she fulfill the eligibility criteria। ये सब दे रखें कि आप पहले से कंफर्म कर लें कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो विज्ञापन को आप अच्छे देख लें। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। ये एग्जामिनेशन फुल्ली ऑनलाइन ही होगा, और सारे एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कोई और तरीके इसमें नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। There will not be any negative marking for the wrong answer attended by the candidates. Syllabus will be uploaded, press notes for the इतना syllabus भी बहुत जल्दी अपलोड होगी। So मेरे ख्याल से अब इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आप आराम से एग्जाम भी दे सकते हैं। So it's a very good vacancy for you, आप इसमें अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स will be shortlisted on the basis of the performance online examination, they will be called for the application verification। मतलब आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट की जाएगी, या फिर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट चेक की जाएगी। सो ये सब चीज़ें रखी गई हैं, आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन को। और इसमें एक चीज़ और रखा है, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की जो वैकेंसी है उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एक एप्लीकेशन जो वेरिफिकेशन होगा, जो आप डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ में एक टेस्ट और होना है MS ऑफिस पे, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। मतलब वो बहुत नॉर्मल चीज़ जाने जाएंगे। देखिए वर्ड MS जो ऑफिस होती है, यदि आपकी पकड़ उस पर है तो फिर एग्जामिनेशन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि काम चूँकि ऑफिस का है, इसलिए वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानना चाहेंगे, वर्ड का जानना चाहेंगे, आपसे पावर पॉइंट के बारे में जानना चाहेंगे, और एक्सेल के बारे में जानना चाहेंगे, और कुछ चीज़ें वो जानना चाहेंगे कि आप कंप्यूटर के बारे में क्या क्या जानते हैं। सो इतना बड़ा एग्जामिनेशन, मतलब कहते हैं कि वो कठिन एग्ज़ाम नहीं है कंप्यूटर का, बहुत इजी है यदि आप नॉर्मल जानते हैं। सो ये तो रहा आपके उसके। यदि कोई कैंडिडेट पहले से जॉब कर रहा है तो उसके NOC जमा करना पड़ता है, ये आप जान रहे हैं प्रेजेंट एम्प्लॉयर को। सो इसके बारे में ये दिया गया है। और एग्जामिनेशन कैसे होंगे, कैसे फॉर्म भरने हैं, सारी डिटेल्स इसमें दिए गए हैं, और जो इसके सिलेबस हैं वो बहुत जल्दी ही वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। हाँ जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है, एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 1000 रखे गए हैं। सो इस बात को ध्यान रखा है, थोड़ा ज़्यादा है एप्लीकेशन फ़ीस, लेकिन आप मैं तो ये कहूँगा कि आप इस अवसर को जाने न दें, और इस फॉर्म को ज़रूर भरें, और ये बहुत ही बेनिफिट है, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसे बेनिफिट भी हो सकते हैं। सो ये तो रहा पूरी इन्फॉर्मेशन इस पोस्ट के बारे में। एक बार मैं फिर से आपसे कहूँगा, इस पोस्ट को, इस वैकेंसी को जरूर भरें। ऐसे वैकेंसी बहुत कम आते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारी वैकेंसीज होती है जो हमारी नज़रों से निकल जाती, मालूम नहीं चलता है। सो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ आप मेरा बेस्ट विशेष है आपके साथ, वैकेंसी भरे। और इसके रिगार्डिंग जब इसके सिलेबस आए, जो प्रेस रिलीज़ होगा सिलेबस का, तो वो भी हम आपको बताएंगे। साथ में इसकी जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसकी तैयारी भी हम कराएंगे। सो एक बार आप नोटिफिकेशन को फिर से पढ़ लें, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो नोटिफिकेशन बेल है, जो आइकन है, उसको भी दबा दें, ताकि ऐसी वैकेंसी आपको मिलता रहे, और जब इसका प्रेस रिलीज हो सिलेबस के लिए तो वो भी हम आपको बता सकें। ठीक है सर, दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।